आज हम बात करेंगे भूदान की। लिखो, भूदान आंदोलन। और थोड़ी सी बात बताना इसमें, थोड़ा पहले इसको मैं बता दूं। ये विनोबा भावे का, इसमें आप इसका इनिशिएटिव विनोबा भावे जी लिए थे जब बच्चा देश आज़ाद हो गया, है ना। देखो, देश आज़ाद हुआ, लेकिन विकास की, जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे, विकास की जो चुनौतियां थीं वो कहीं नहीं गई थी। और विकास जो होता है वो हमेशा अपने हिस्से की समय, अपने हिस्से का निवेश, अपने हिस्से का समर्थन की मांग करता रहता है। अब जब उसके औसत दर्जे का ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाता है तो विकास जो है प्रबल होकर सामने आ जाता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके हिस्से की परवरिश, उसके हिस्से का रख रखाव, खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, सारा चीज़ की परिपक्वता उसके अंदर भरनी पड़ती है। जब एक दिन वो गबरू जवान होकर, पढ़ा लिखा होकर, कलेक्टर होकर बाहर आ जाता है तो सबको दिखने लगता है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी विसंगतियां या कहें या समस्याएं कहें जिससे भारत लिप्त था। उसमें एक समस्या थी भूस्वामियों और भूमिहीनों की भी। कुछ लोग तो जमींदार, जानते हैं, व्यवस्था ही रही है। ज़मीन के मामले में बहुत रईस थे, बड़े बड़े जोत रखते थे, बड़े बड़े ज़मीनें रखती थी, बड़े बड़े एरिया रखते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक प्रकार से खेतिहर मजदूर कहिए, जो किसी के खेत खलिहानों में काम करके अपने गुजर बसर करते थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिनको जमींदार तो थे लेकिन ज़मीन से जैसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनकी ज़मीन पे लोगों का पेट चल रहा है। तो इस एक प्रकार से यह एक बहुत बड़ा आर्थिक असमानता थी। और एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे विनोबा भावे जैसे लोग, जहाँ पर आर्थिक असमानता का ऐसा मंजर हो, वो नैतिक रूप से न देश को सबल होते देख सकते हैं और न व्यक्ति के अंदर कोई आज़ादी के उपरांत मिली व्यवस्था में बदलाव माना जा सकता है। उन लोगों के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं ये बातें झलकती हैं। तो 1951 में भूदान आंदोलन का जो ये कंसेप्ट आया, उसके पीछे का नज़रिया यही था कि भूमि को दान देने की एक वैसी व्यवस्था आ जाए जिससे कि भूमिहीनों को ज़मीन मिले, उनको खेती बाड़ी कर अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को चलाने में मदद मिले। तो विनोबा भावे जो है भूस्वामियों के पास जा करके इस बात की काउंसलिंग करते थे, उनको गाइड करते थे, उनसे अनुनय विनय जो भी हो सकता था वो करते थे और ज़्यादा मांग नहीं करते थे। हालांकि इसमें भी समय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आई। वो अपनी ज़मीन का 1/6 भाग मांगते थे कि जो आपके पास लैंड है उसका महज 1/6 भाग दे दीजिए। और इस स्तर तक चले जाते थे। किस स्तर तक? उनके इस विचार को सुनेंगे तो एक नए तरीके का गांधी आपको दिखेगा, क्योंकि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सर्वोदय की जो अवधारणा गढ़ी, जो ग्राम विकास की विचारधारा दी, ठीक है ना, ग्राम विकास की अवधारणा और सर्वोदय की अवधारणा जो गांधी ने पुलकित की उन दिनों में, उसे आज़ादी के बाद सही रूप से अनुप्रयोग और प्रासंगिक किया विनोबा भावे ने। किस रूप में? ग्रामदान और भूमिदान के रूप में। ये सर्वोदय का वो बड़ा विलक्षण था जो गांधी के उस मंतव्य को पूरा करता है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि विनोबा भावे ने गांधी के उस सपने को पूरा करने की अगली कड़ी थे तो अतिशयोक्ति ना होगा। सर्वोदय में जिसमें सबका सब प्रकार से उदय हो, लेकिन सबका सब प्रकार से उदय बिना संसाधन के कैसे होगा? अगर संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा हो और बाकी लोग संसाधन विहीन हो तो सर्वोदय की संकल्पना निहायत अधूरी रहेगी। और जब संकल्पना सर्वोदय की अधूरी रहेगी तो फिर गांधी का देश भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वार किस पे करना? आर्थिक असमानता खत्म कैसे हो।
यानी कुछ मुट्ठी भर लोग संसाधन से भरे हों और बहुत बड़ा जनमानस संसाधन विहीन हो, तो ज़बरदस्त आर्थिक खाई बनेगी। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि इस दौर में अगर ऐसे विचारक ना आते तो आज का जो भारत हम 2022 में देखते हैं, क्या हम ऐसे भारत पा पाते? अब कल्पना कीजिए कि अगर आज के दौर में कुछ बड़े विचारक नहीं आएंगे तो आज से 50 साल बाद का भारत कैसा होगा? भारत परत दर परत विकास करेगा ना। कोई भी देश कैसे चलेगा? एक परत दूसरी सड़क बनती देखते हैं कि नहीं? पहले वाली सड़क उखाड़ करके थोड़ी सड़क बनाते हैं, उसी पर एक और परत चढ़ा देते हैं। विकास की भी ऐसी ही परत होती है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में जो बन पड़ा, सर्वोदय, ग्रामोदय, ग्राम विकास, जो भी सोचा उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद भारत में प्रासंगिक कर सकते हैं, उसको ज़मीन पर उतार सकते हैं। तो विनोबा भावे ने एक प्रकार से उन्हीं की अगली कड़ी समझ सकते हैं। थोड़ी सी कम ज़्यादा आप गांधी की विचारधारा की झलक देख सकते हैं। और जमींदारों से या भूस्वामियों से क्या कहते थे कि अगर आपके पास एक बेटा है तो मैं दूसरा बेटा हूँ, और आपके पास कोई बेटा नहीं है तो मुझे ही बेटा समझ लीजिए, और दो बेटे हैं तो तीसरा बेटा समझ करके मुझे ये ज़मीन दे दीजिए। आचरण से, इमोशनल सेंटीमेंट से और नैतिकता के दायरे में मर्यादा को ध्यान में रखकर लोगों को जिस तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया, वो कहीं अधिक, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और उसी समय तेलंगाना में देखेंगे, अब तो तेलंगाना राज्य हो गया, वो क्षेत्र जो तेलंगाना का, एक नए तरीके से भूस्वामी और किसानों के बीच का संघर्ष चल रहा था। और कितने भूस्वामियों ने इस विचारधारा से, विनोबा भावे के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के अपनी ज़मीनों को दान देना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने दान देने वाली जो व्यवस्था थी उसमें ऐसे नहीं था कि आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दीजिए, कम है तो ज़्यादा, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आप मतलब 1/6 दे दीजिए। बाद में ग्राम दान की भी अवधारणा आई। मान लो कोई आपने ज़मीन का आधा हिस्सा ही दे दिया, ऐसी भी अवधारणा आई, आधा हिस्सा ही दे दिया। इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, लेकिन पूरे भाव ये है कहने का कि इस देश की आर्थिक असमानता को संसाधनों की दृष्टि से समाप्त करने में विनोबा भावे की एक ऐसी नैतिक भूमिका रही जो आज की तारीख में भी एक पत्थर की लकीर है। और ख़ास बात यह है कि इसमें सर्वोदय और ग्राम विकास की अवधारणा के साथ साथ मानव को, यानी कि भारत के, स्वतंत्र भारत के नागरिकों को क्या मिलना चाहिए उसकी चिंता शामिल थी। क्या समझे? तो यह जो अब आगे चल के अगर आप सरकार की नीतियों के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि सरकार कोई सो रही थी, सरकार को समझ नहीं थी, या सरकार इसको प्रमोट करना नहीं चाहती थी। सरकार भी इसमें शुमार है, सरकार का भी इसमें दृष्टिकोण है। आप उसी नज़र से देखें जैसे 2 अक्टूबर 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1922 का ग्राम विकास के, गांधी की उसी ग्राम विकास की अवधारणा ही तो थी। अगर हम यहाँ पर एक लकीर खींचें कि 1951 में भूदान की बात करें और मैं 1952 में ग्रामीण सामुदायिक विकास की बात करूं, और यहीं बीच में 1922 की अगर हम बात करें ग्राम विकास की, तो आपको क्या लगता है, भूदान हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, ग्राम विकास हो या सर्वोदय हो, इसका जो निहित परिप्रेक्ष्य है वो क्या है? सारे नैतिक लक्षणों से लदे हैं ये। और आज की तारीख में भी अगर कुछ लोग बहुत तेजी से रईस होते चले जाएं, 3 दूनी रात चौगुनी नहीं, मतलब मिनट मिनट में उनका पैसा बढ़ रहा हो, बहुत तेजी से रईस हो रहे हैं, और कुछ लोग रोजगार की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, या समाज में, या संसाधन से, या किसी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि, कहीं पर भी पिछड़ते चले जाएं, तो आपको
इस बात से बहुत प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लोग बहुत रईस हो गए तो बहुत बड़े 30 मार खां हो गए, बल्कि आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि ये आर्थिक खाई हमारे देश को किसी खतरे में न डाल दे। क्योंकि अगर आप विजनरी नहीं हैं, दूरदर्शी विचारधारा के नहीं हैं, जैसे लोग कहते हैं कॉरपोरेट में ज़्यादा तरक्की हो रही है, या कॉरपोरेट में टैक्स में छूट दे दिया गया, या कॉरपोरेट में देखिए तो कुछ लोग जो है बड़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, उनके विकास पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि बाकियों का विकास नहीं हुआ तो जो आर्थिक खाई बनेगी उसके खतरे को कौन झेलेगा। और एक चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूं, जो फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, और मैं दोहरा क्या रहा हूं, मैं भी कहीं से हो सकता है गिरे पड़े हमको भी मिला हो, कि यह जो काम आज आप कर रहे हैं सिर्फ आपके हिस्से का काम नहीं है, इस पर कोई और परत आगे चल के चढ़नी है। जैसे हमारे बच्चे में हमारी नाक दिखती है, उसकी माँ की आंख दिखती है, उसके भाई बहन का नाक कान और भी चेहरा कुछ मिलता जुलता दिखता है, हमारा उठने बैठने का कुछ तरीका दिखता है, बोलने चलने का ढंग भी उसमें झलक सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूं मैं ही हूं, उस पर जो दूसरी परत चढ़ी है उसका भी कुछ असर दिखता है। जैसे हम पढ़ाने में, अगर मैं सोचूं कि मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूं, आपको पढ़ाया लिखाया, ये वो IAS बन गए, हमारा तो बड़ा जलवा है, बड़ा नाम है, बड़े आराम की ज़िंदगी है, घर मकान दुकान गाड़ी बंगला, अरे यार चलो ठाठ है। लेकिन इसके साथ अगर आप अपने बच्चों की परवरिश में, रख रखाव में, शिक्षा में, समर्पण में, उनके करियर के उत्थान में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे किस खतरे में आप फंसेंगे इसका आपको आइडिया नहीं। ठीक वही बोल रहा हूँ, भले ही कॉरपोरेट सेक्टर दिन दूनी रात चौगुनी नहीं, मिनट के हिसाब से अरबपति बने, कोई बात नहीं है। भले ही जैसे मैं बोला ना, मैं कितना भी हूँ बड़ा जलवा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जलवे के चक्कर में किसी का फलूदा नहीं निकल जाना चाहिए। अगर मेरा नेम फेम, पढ़ाई लिखाई, सुविधा, फलाना ढिमका के शुमारी में हम रह गए और बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाए, मैं अपने के साथ सबको जोड़ के देख रहा हूँ, नहीं दे पाए, तो आप जैसा अपराधी आदमी इस देश में नहीं है, क्रिमिनल हो तुम अव्वल दर्जे के। इसलिए आर्थिक खाई दूरदर्शिता का एक विषय होना चाहिए, और यह चिंता करना चाहिए कि इसके खतरे से कहीं ऐसा ना हो कि जिस देश को बेहतर बना रहे हैं वो कहीं रास्ते में कुछ टूट फूट के चक्कर में न फंस जाए। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ विनोबा भावे हमने इसमें क्या बोला, एक तो सर्वोदय, ग्राम विकास, सामुदायिक विकास। अगर भूमिदान में देखें तो सर्वोदय का भी लक्षण इसमें दिखेगा, ग्राम विकास का भी इसमें दृष्टिकोण दिखेगा, और सामुदायिक विकास का भी इसमें पूरा ताना बाना रचता हुआ दिखता है, जो कि विनोबा भावे ने बड़ी शिद्दत से इसको भारत की ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया, और गांधी जी के उस सपने को साकार करने का अगला कदम था। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ विनोबा भावे इज दैट he modified Gandhi's ideas to make them practical. विनोबा भावे का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने गांधी के विचारों को व्यवहारिक बनाने, है ना, उसका
परिवर्धन किया, मॉडिफाई किया, उसको परिमार्जित किया, लिख लीजिए, परिमार्जित किया। ठीक है। विनोबा भावे प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल मीनिंग टू गांधीज इकोनॉमिक आइडियाज। गांधीज इकोनॉमिक आइडियाज। विनोबा भावे ने गांधी के आर्थिक विचारों को व्यवहारिक अर्थ प्रदान किया। समझ गए चेला, है ना। हमको लगता है यार जो एथिक्स का जो गूढ़ पक्ष है वो सीधा सा है कि हम जनमानस के प्रति, कल्याण के प्रति, संवेदना के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने दृष्टिकोण को लेकर थोड़े फ्लैक्सिबल हो जाएं, इन सब के प्रति थोड़ा अपना नजरिया यहाँ वहाँ घुमाने लगे। बस इतनी सी बात की मुझे लगता है इसमें जरूरत पड़ती है। अब आप भूदान पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है, जो है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होगी। हाँ भाई भाई ठीक ही है, इतनी बड़ी जड़ जमीन ले करके और बाकी लोगों के हाथ खाली हो तो रिसोर्सलेस तो देश उत्थान नहीं करेगा ना। और इस देश सही मायने में देखा जाए तो जनता के मतलब खिलखिलाते चेहरों से देश की सूरत बदलेगी, क्यों, है ना। तो जनता का जो चेहरा कैसे खिलखिलाएगा, बिना रिसोर्स के, बिना सुविधा के, बिना अच्छी जिंदगी संभव ही नहीं है। तो जिससे जो बन पड़ा, आपको क्या लगता है विनोबा भावे वगैरह आज हम लोग एक जमीन, एक प्लॉट, एक इसके लिए ही पूरी जिंदगी खपा देते हैं? कल्पना करके देखिए कभी। भाई साहब, आपको यह समझने में कोई तनिक मात्र भी कठिनाई नहीं होगी कि जिंदगी का जो लोग मकसद जान जाते हैं ना, वो इतना बड़ा बड़ा मतलब निकाल लेते हैं और इतनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी को दिशा दे देते हैं। न केवल वो समाज के हितकर होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी अपना होने का पूरा क्रियाकलाप सबके सामने साफ साफ अक्षरों में लिख के चले जाते हैं। उनके रहने नहीं रहने के बावजूद भी लगता है कि वो रोज रहते हैं। जब जब विनोबा भावे के भूदान को पढ़ेंगे तो लगेगा कि अभी कल की बात है। तो इसीलिए कहा जाता है चरित्र जो है हमेशा जिंदा रहता है, शरीर तो नाश्वर है ना, आत्मा अमर है और चरित्र या कार्य जो है वो शाश्वत है, चलते रहेंगे। कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके विचार, विनोबा भावे से तो हम मिले नहीं हैं, ना आप मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये विचार आपके अंदर अगर एक लोक कल्याण की भावना, एक सद्भावना, सहानुभूति, एक अच्छी से इंटेलिजेंसी डेवलप कर रहा हो समाज के प्रति, तो मुझे लगता है कि एथिक्स का काम हो चुका है, एथिक्स हो चुका है। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इसके साथ भी जिंदगी जीने में, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी काया को, अपनी सुंदरता को, अपनी बनावटी ज़िंदगी को बहुत देर तक उसके लपेटे में, हालांकि ज़्यादा देर रहता नहीं आदमी, वर्चुअलिटी जैसे कहते हैं ना, आभासी दुनिया जो होती है वो आपको कुछ देर के लिए तो रोक सकती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन कोई अगर लंबा खींच गया किसी का टेनोर, तो उसके हिस्से में वास्तविक दुनिया कम आएगी। इसलिए आभासी दुनिया में तो कमोबेश लोग जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में अगर एंट्री जल्दी हो जाए, जैसे आप प्रीलिम्स जल्दी पास कर लेंगे तो मेंस जल्दी देने को मिल जाएगा। अब कई लोग 5 साल प्रीलिम्स में ही अटके हुए तो मेंस ही नहीं मिला उनको।
और आप प्रीलिम्स मेंस जल्दी कर लेंगे तो इंटरव्यू का नंबर आ जाएगा, इंटरव्यू भी कर लिए तो जल्दी नौकरी का नंबर आ जाएगा, नौकरी का नंबर होगा तो जो आपके अंदर एथिक्स है, एटीट्यूड है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है, समाज है, चिंता है, चिंतन है, उसको लेकर जो सकारात्मकता है और जो कर गुजरने की आपकी संकल्पना, वो धरातल पर उतरने लगेगी। तो ये तेजीपन आपके ऊपर निर्भर है। तो विनोबा भावे ने शेष कार्य, जैसे कहा जाए कि दुनिया का, देश का जो शेष कार्य था वो उनके हिस्से में आया, समझो। अब क्या करें भाई, आज़ादी की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि भारत आज़ाद था, लेकिन असमान भारत में आर्थिक रूप से खाई में बटे भारत की खाई पार्टी कैसे जाए? हैं? कमाल की बात है कि अगर आपके पास एक बेटा है तो आप मुझे अपना दूसरा बेटा समझ लीजिए, दो बेटे हैं तो तीसरा समझ लीजिए, संतान नहीं है तो अपना ही बेटा समझ लीजिए, अरे कुछ भी समझ लीजिए, बस थोड़ी सी जमीन दान कर दीजिए, बस 1/6। आपको भी गिला नहीं, हमको भी सिकवा नहीं, और देश की तरक्की तय हो जाएगी। समझा दिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोले होंगे, गीता का काम बोले होंगे, अपना कर्म गिनाए होंगे, गांधी को सामने प्रकट किए होंगे कि देखिए गांधी जी ने एक सपना देखा था, क्या आप नहीं चाहते कोई गांधी का सपना इस भारत में उतरे? आप लोगों की मदद हो जाएगी तो इन भूमिहीनों को कुछ ज़मीन मिल जाएगी, खेती बाड़ी कर लेंगे, अपनी बीवी बच्चे पाल लेंगे, गुजर बसर हो जाएगा। अरे फर्क क्या पड़ेगा सर, है ना? अब जरा सोचिए कि उस संकल्पना में अगर हमारे देश में कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ता है, कॉरपोरेट के लोग बढ़ते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, है ना, और उनसे ऐसा कोई चरित्र सामने आ जाए और जाके बोले, अंबानी से बोले, हीरो हैं अक्षय कुमार से बोले, अमिताभ बच्चन, जो लोग संपन्न हैं, दे सकते हैं, है ना, कि साहब क्या है, इतना तरक्की करते हैं, इतना उत्थान करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज में है, विदर्भ का किसान जानते हैं हालत ख़राब रही है, तेलंगाना में भी हालत अच्छी नहीं है, हर जगह का किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, क्यों ना आप थोड़ा सा अपने पैसे को, इसीलिए देखें कि CSR होता है, आपने गौर किया होगा, CSR होता है नहीं, अपनी कमाई का 2% आप दान करते हैं, है ना। ये एक इथिकल प्लेटफॉर्म कॉरपोरेट सेक्टर का है कि CSR करते हैं, ठीक है ना, 2%। थोड़ा यही अगर दिक्कत ज़्यादा है तो थोड़ा बढ़वा लो भाई, कोई अलग से दान कर दे। जैसे कोरोना में आपने देखे होंगे कि वो सोनू सूद, वो दूसरा विनोबा भावे तो बन गया था। ऐसा है ना कि काम अलग है, लेकिन कार्य का जो स्वरूप है, जो चरित्र है, जैसे कहते हैं ना, किसी ने गाया, किसी ने नाचा, उसका नाच भी पसंद आया, उसका गाना भी पसंद आया, तो ऐसे ही किसी ने बीमारी में इलाज करा दिया, किसी ने भूमिहीनों को ज़मीन दिला दी, ज़रूरत दोनों की थी। तो ऐसे किरदार उभर आते हैं, सोनू सूद जैसे लोग, जो अवसर और मौके के नज़ाकत देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और अपने को, तो वो एथिक्स की एक अच्छी खासी पाठशाला हो सकती है। बिना पैसा लिए लोगों को हवाई जहाज़ से भेज रहा है, और ये यात्रा यहीं नहीं रोका उसने। आपने देखे होंगे कि एक पिता है, अपने बेटियों को बैल की जगह जोत रहा है खेत में। यह विडंबना है हमारे देश की बेटा, इसमें हमें चिंता करने की सख्त आवश्यकता है और सवाल उठाने की उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस देश में हम 75 साल की आज़ादी और अमृत महोत्सव की बात करते हैं, उस देश में आज भी बेटियां खेतों में जोती जाती हैं। और यह हम किसी कालखंड, किसी प्राचीन युग की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने कालखंड में बात करते हैं।
जब ऐसे में संवेदनशील, आप तो एथिक्स आज पढ़ रहे हैं, हम तो कब से पढ़ा रहे हैं। आप ये बताइए, संगत का असर होता है ना, तो हम तो एथिक्स के संग जो 1 दशक की यात्रा हुई है अभी, हम तो पगला ही गए होंगे, बौरा ही गए होंगे कुछ। तो हमारे जो सवाल होंगे, हमारी जो सोच होगी, हमारी जो चिंता होगी, वो थोड़ी अलग हो जाएगी ना। तो आप हमको कैसे प्रभावित करेंगे? हमें प्रभावित करने के लिए आपको दूसरे तरीके से पेशगी करनी होगी कि 75 साल की आज़ादी के बाद खेत में अगर बच्चियां जुत रही हैं, बैल की जगह जुआ जो है उसके कंधे पर है और उसर से वो हल चलाया जा रहा हो, तो ये अफसोसजनक बात है। और ऐसे में विनोबा भावे का आना चाहिए। और सोनू सूद आया था, बोला भाई जोतने, भाई कैसे ये खत्म हो? बोले ट्रैक्टर दिला देते हैं, अब आप ट्रैक्टर से जोतिए। तो विनोबा भावे ने भूमिहीनों को क्या किया? भूदान करवाया भूस्वामियों से और भूमिहीनों में बांट दिया। तो तुम जिस खेत में तुम मजदूर थे, जहां अभिमान और स्वाभिमान घाटे में था, अब उसी अभिमान और स्वाभिमान को ऊंचाई पर रख कर अपने घर की परवरिश करो और तुम ही इसके मालिक हो। अब इस ट्रैक्टर के तुम मालिक हो, इसको खेत में ले जाओ, जोतो। और उसने ये भी कहा था कि जिसको जरूरत हो उसको भी दे देना। जैसे ग्रामदान होते थे, भूमिदान होते थे, वैसे ट्रैक्टर दान हो गया। कोई विकलांग देखे होंगे, अब तो दिव्यांग कहा जाता है, कि साइकिल दान करता है। कोई चलने फिरने का स्टिक दान किया, किसी के लिए पैर नहीं है तो पैर का जो कृत्रिम पैर होता है वो दान सब कर रहे हैं। बहुत सारे विनोबा भावे के रूप में लोग हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है तो दानकर्ता और हो जाएं। हो सकता है दानकर्ता हैं लेकिन दानी नहीं है। दानकर्ता और दानी में फर्क है। हम किसी को दान करेंगे तो कितना करेंगे, हाँ? लेकिन अगर अंबानी अडानी करेंगे तो एक इलाका ही सुधर जाएगा। तो CSR जो फंड है उसी से काम नहीं चलेगा। सोनू सूद के प्रयासों से ही पूरा भारत नहीं बदल पाएगा। कई सोनू सूद जैसे लोग हों जो विनोबा भावे की तर्ज पर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, चरित्र अलग होगा, कार्य क्षेत्र अलग होगा, तो देश की तरक्की, उत्थान में विकास हो सकता है। क्योंकि सरकार क्या है? सरकार एक मैकेनिज्म, एक मशीन है। सरकार की भी सीमाएं हैं, सरकारें अनलिमिटेड नहीं है, पगलाओ मत। सरकारें भी संसाधनों में सीमित हैं और सरकारों के पास 5 ही साल टाइम टर्नओवर में भी सीमित है और जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो इसमें जो और किरदार हैं उनको सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी। जब शादी के 4 कार्ड एक ही तारीख के आ जाते हैं ना, तो 2 एक शादी में तो आप पहुंच सकते हैं, चौथे में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसमें कह देते हैं कि बबलू, ए बेटा बबलू, हाँ अरे वो बगल में जो यार कौन सा वेडिंग पॉइंट है तिलक रोड पे, नाम बताएगा, यार तुम ऐसा करना, चले जाना, न्योता उता थोड़ा लिखा देना, खाना ना खा के आ जाना। अब मैं जाऊंगा, 2-3 शादी बहुत मुश्किल है निपटाना, लेकिन वहां तुम चले जाना, जाना जरूरी है। अब बबलू ना हो तो, डबलू ना हो तो, पप्पू ना मिले तो, घर का नाम ऐसे ही रहता लोगों के, ना हो तो छूट जाएगी ना। बस ऐसे ही सरकार को क्या है, कई काम एक साथ करने हैं। सोनू सूद ना हो तो, विनोबा भावे ना हो तो छूट जाएंगे ना कुछ काम। तो इसलिए और लोग आ जाने चाहिए। तो विनोबा भावे जैसे लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो खतरे खड़े होंगे वो रोकने के लिए जो कार्य किया, वो उनका एथिक्स का एक फंडामेंटलिज्म था। द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई। एट द सेम टाइम द तेलंगाना फार्मर मूवमेंट on the land problem was
at its peak, at its peak। भूमि समस्या पर इसी समय, ऐसा लिखो, तेलंगाना किसान आंदोलन अपने चरम पर था। और वो समस्या थी बच्चा भूमि समस्या ही। विनोबा भावे सजेस्टेड अ यूनिक सोल्यूशन। विनोबा भावे ने एक अनूठा समाधान सुझाया। वॉलंटरी डोनेशन, स्वैच्छिक मतलब, voluntary donation of land by land owners could be the solution of the problem, of landlessness in India, भूस्वामियों द्वारा भूमि का स्वेच्छा से दान भारत में भूमिहीनता की समस्या का समाधान हो सकता है। एक प्रकार से उन्होंने तेलंगाना जो किसान आंदोलन आया वहां से यह दृष्टिकोण को एक्सपेंड किया। इससे क्या हुआ कि इस व्यवस्था से एक सुलभ तरीके से ग्रामदान की अवधारणा आ गई। विलेजर्स रेडी फॉर वियरिंग ग्रामदान should we agree to the transfer of ownership right to their land in favor of a legally constituted ग्राम सभा। मतलब जो औपचारिक रूप से, वैधानिक रूप से ग्राम सभा है, लिख लीजिए, लिखेगा ग्रामदान के लिए तैयार गांव सभा को, गांववासियों को एक वैधानिक रूप से गठित ग्राम सभा के पक्ष में इसका हस्तांतरण था। मैं आपको बताऊं कि ये ग्रामदान जो है ना, आया तो 1965 में था, पहले आया लैंड वाला। तो इसकी कनेक्टिविटी अगर आप थोड़ा सा और इस तरह से बनाएं तो यह बनेगा। इसमें लिखिएगा, इंस्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंट सोल्यूशन, इंस्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंट सोल्यूशन बेस्ड ऑन लव विल बी पॉप्ड। इसमें घृणा के बजाय प्रेम पर आधारित अहिंसक समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। समझ गए ना? अहिंसक, घृणा के बजाय अहिंसक तरीके से प्रेम के साथ एक रास्ता बना। एक ब्रैकेट में लिख लीजिए कि सबसे पहले ये किया किसने। लिखिएगा, रामचंद्र रेड्डी डोनेटेड 100 acres of land. रामचंद्र रेड्डी donated 100 acres of land to Vinoba Bhave in Pochampalli village of Telangana, Telangana district. पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, ठीक है। तो रामचंद्र रेड्डी थे, एक लाइन लिख लीजिए कि लिखे तेलंगाना जिले के पोचमपल्ली गांव में रामचंद्र रेड्डी ने विनोबा भावे को 100 एकड़ भूमि दान में देकर ऐतिहासिक कार्य किया। ये कहानी यहाँ से यात्रा पकड़